हेलो बच्चों, एस पॉइंट चैनल से आपका फिजिक्स में मोस्ट वेलकम। आप कैसे हैं? क्लास 9th, जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब एक ही बुक में दिए हुए हैं, साइंस करके है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। फिजिक्स में जो मोशन है वहाँ से आपको हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों में बहुत कम दिया है, एकदम से बेसिक है। मैं पूरी प्रयास करूँगा कि आपको बेसिक से लेकर के उसमें जितना संभव है आपके क्लास 9th का प्लस उसमें जो कंपटीशन है, जो छोटे मोटे कंपटीशन आप देंगे क्लास 10th के बाद, वो आपका क्लियर हो जाए। तो पहले तो 9th का हम लोग मोशन पढ़ें। तो मोशन में देखिए जो बहुत कम आपका दिया हुआ है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको समझाऊं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, कुछ देर के लिए ये रहेगा। हम कोशिश करते हैं कि आधे घंटे का आपको दे, इसके बाद आपको हम एक एक चीज बताएंगे। तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? मोशन से। सबसे पहले हम ये देखें कि मोशन है क्या चीज। If there is a change in position of the object with respect to time, then object is said to be in motion. तो सबसे पहले मोशन को हम समझे और रेस्ट को समझे। रेस्ट क्या होगा? If there is not any change in the position of the object with respect to time, then object is said to be in rest. तो मोशन तो टॉपिक का नाम है, लेकिन हमको रेस्ट एंड मोशन दोनों समझना है। तो मोशन को पहले डिफाइन कर देते हैं कि मोशन क्या चीज है। If there is change, if there is change in position of the particle, लिखिए चाहे ऑब्जेक्ट लिखिए, of the ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ट्रेन, बस, पर्सन, कुछ भी हो सकता है। If there is change in position of the object with respect to time, with रिस्पेक्ट टू टाइम, आगे से इसको हम लोग WRT लिखेंगे शॉर्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड देन ऑब्जेक्ट, या इट इज, दोनों आप लिख सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, टू बी इन मोशन। ये हमारा मोशन का डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा? तो जब ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग आए। देखो बच्चों, फिजिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिकल स्टडी अबाउट द मटेरियल ऑब्जेक्ट। जब हम किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के फिजिकल स्टडी करते हैं, उसका जो फिजिकल अध्ययन करते हैं, जो उसका भौतिक अध्ययन होता है, तो हम फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के किस चीज का हम अध्ययन कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन में क्या चेंजिंग आ रहा है। अगर चेंजिंग है तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर चेंजिंग नहीं है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो देखिए, हम रेस्ट को भी जान लें, अच्छा रहेगा। तो रेस्ट क्या होगा? सेम चीज आएगा। if there is not any change, not any change in position, not any change in position of the particle या of the object, then object is said to be in rest। ऑब्जेक्ट किसमें कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं है, ऑब्जेक्ट जहां का तहां पड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट मोशन रेस्ट में होगा। चेंज है तो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, रेस्ट एंड मोशन, हम लोग इसको अब समझ लें कि रेस्ट एंड मोशन ये दोनों कॉन्जुगेट वर्ड है। कॉन्जुगेट वर्ड का मतलब, जैसे देखिए मम्मी और पापा। देखो बच्चों, तुम क्लास 9th में हो, हमको
संस्कार को भी सीखना जरूरी है। मेरा फिजिक्स पूरे फिजिकल स्टडी है, पूरे संस्कार को बताता है। आपको हम आगे बताएंगे कि आप पैर क्यों छूते हैं, पैर छूने से आपको कौन सा एनर्जी मिलता है, किस वे में मिलता है। लेकिन थोड़ा सा हम इन चीजों को समझें। तो रेस्ट एंड मोशन एक कॉन्जुगेट वर्ड है, जैसे मम्मी एंड पापा। मम्मी के बिना पापा नहीं, पापा के बिना मम्मी नहीं। बिना मम्मी और पापा के आज्ञा के कुछ भी करना कहीं से उचित नहीं है आपके लाइफ में। वो आपके लिए भगवान है, भगवान के समान है। तो इस चीज को आप समझिए, जिस तरह मम्मी और पापा हैं उसी तरह हमारा रेस्ट एंड मोशन है। रेस्ट एंड मोशन दोनों कॉन्जुगेट वर्ड है। कैसा वर्ड है? रेस्ट एंड मोशन इज कॉन्जुगेट वर्ड। आप लिख सकते हैं इट इज कॉन्जुगेट, इट इज कॉन्जुगेट वर्ड। ये कॉन्जुगेट वर्ड, कॉन्जुगेट वर्ड का मतलब एक साथ आने वाला है। जैसे देखो, तुम बोलोगे ट्रेन पे चल रहे हो, तुम कहोगे सर हम रेस्ट में हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं? आप अपने फॉलोअर्स के रिस्पेक्ट में, अपने फैमिली के रिस्पेक्ट में, अपने दोस्त के रिस्पेक्ट में, जिसके साथ आप ट्रेन में चल रहे हैं आप रेस्ट में। कोई कहेगा नहीं नहीं सर हम मोशन में हैं, ठीक है आप मोशन में भी हैं, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप मोशन में हैं। अभी आप बनारस के स्टेशन पर हैं, कभी पता चले कुछ देर बाद आप पटना पहुंच जाएंगे, तो आपके पोजीशन में चेंजिंग आ गया। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो, लेकिन अपने दोस्त के रिस्पेक्ट में जो आपके साथ यहां से पटना जा रहा है आप रेस्ट में हो। यानी रेस्ट एंड मोशन दोनों कॉन्जुगेट वर्ड है। फिजिक्स में एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन ये संभव नहीं है। आप कहोगे कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन कैसे संभव नहीं है? देखिए अभी आप बोलेंगे कि सर हम तो अपने पलंग पे सो रहे हैं, हम तो सर बैठे हैं सो रहे हैं, हम सर रेस्ट में हैं। आप किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो? आप अपने रूम के रिस्पेक्ट में, अपने पलंग के रिस्पेक्ट में, अपने मम्मी के रिस्पेक्ट में, पापा के रिस्पेक्ट में, जो आपके साथ बैठे हैं आप रेस्ट में। लेकिन अर्थ ही रेस्ट में नहीं है। अर्थ जो है हमेशा अपने एक्सिस पर घूम रही है, सन का भी जो है रिवॉल्वेशन कर रही है, तो अर्थ ही रिस्पेक्ट में नहीं है, तो आप ब्रह्मांड के रिस्पेक्ट में मोशन में। तो कहने का ये मतलब है कि रेस्ट एंड मोशन कॉन्जुगेट वर्ड है। अगर तुम बोलते हो सर हम रेस्ट में हैं, तो हम कहेंगे बेटा तुम मेरे रिस्पेक्ट में, तुम क्लास में पढ़ रहे हो रेस्ट में हो, लेकिन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तुम जो है यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में तुम मोशन में हो। आप चल रहे हैं, बस पे चल रहे हैं, बस पे जो यात्री आपके साथ में बैठे हैं उनके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, लेकिन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम पर, टाइम के रिस्पेक्ट में। आपको बनारस से सोनभद्र जाना है, तो आप बस में जो आपके साथ बैठा है उसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, लेकिन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप 4 घंटे बाद सोनभद्र पहुंच गए, इलाहाबाद पहुंच गए, आप मोशन। इसीलिए कहने का ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी होता है और मोशन में भी होता है। यानी रेस्ट एंड मोशन बोथ आर कॉन्जुगेट वर्ड, वो एक साथ आएगा। ये हमारा फिजिक्स का रेस्ट और मोशन था, जो हमको मोशन में पढ़ना है। अब 2 चीज और हमको जानना होगा, एक होता है रिफरेंस पॉइंट और एक होता है रिफरेंस फ्रेम। ये आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आगे आप देखिए रिफरेंस फ्रेम क्या होता है, रिफरेंस पॉइंट क्या। रिफरेंस फ्रेम क्या होगा? देखिए जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम किसी चीज का पोजीशन बता रहे हैं, जैसे तुम कहते हो सर हम 500 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गए, सर हम विंध्याचल पर्वत पर 500 मीटर की ऊंचाई पर है। अरे किसके रिस्पेक्ट में ऊंचाई पर हो? अर्थ के रिस्पेक्ट में हो। तुम अपने घर में रहते हो, सर हम 5 मीटर ऊपर है, 4 मीटर ऊपर आ गए, किसके रिस्पेक्ट में ऊपर आ गए हो? तुम अपने घर के रिस्पेक्ट में ऊपर आ गए हो। पलंग पर उठते हो, कहते हो सर 4 मीटर ऊपर मेरा पंखा लगा हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में? फ्लोर के रिस्पेक्ट में लगा हुआ। तुम सेकंड फ्लोर पे बोल रहे हो सर 5 मीटर पर मेरा पंखा है, समझने वाला समझ जाएगा कि सेकंड फ्लोर पर उसके ग्राउंड से पंखे का ये हाइट है। तो यहाँ पर सेकंड फ्लोर का जो तुम्हारा फर्श है वो रिफरेंस फ्रेम हो गया। रिफरेंस फ्रेम कहने का मतलब जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का पोजीशन बताया जाएगा उस फ्रेम का नाम क्या होगा? रिफरेंस फ्रेम। रिफरेंस फ्रेम यानी द फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी पार्टिकल का पोजीशन बताते हैं। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल रिप्रेजेंटेड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम, दैट फ्रेम इज कॉल्ड रिफरेंस फ्रेम। अब लिख लो डेफिनेशन।
द पोजीशन, छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे चीज को बहुत कायदे से समझना चाहिए, कुछ नहीं है तुम्हारी फिजिक्स में, बहुत कम दिया हुआ है और उसको हम आपको बहुत कायदे से एक एक चीज बताते हुए, एक न्यूमेरिकल को स्पष्ट करते हुए करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पार्टिकल दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड with respect to the frame, represented the position of the object represented, WRT मतलब with respect to the frame, जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप बता रहे हो is known as reference frame, is known as reference फ्रेम। उसी फ्रेम का नाम क्या होगा? रेफरेंस फ्रेम होगा। जिस पॉइंट की रिस्पेक्ट में बताओगे, रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट, जैसे ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये पार्टिकल का घर होता है। जो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस जहां मिलते हैं वो ऑरिजिन होता है। उसी तरह देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या आएगा? द पॉइंट with respect, the point which represent the position of the particle, the point आप ऐसे भी बोल सकते हो which represent, the point which represent the position of the particle, ऑफ दी पार्टिकल लिखिए चाहे ऑब्जेक्ट लिखिए, एक ही चीज है। ऑफ दी पार्टिकल, हम एक जगह हम पार्टिकल भी लिख दिए, इज नोन एज रिफरेंस पॉइंट, रिफरेंस पॉइंट। जैसे देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, मान लो ये एक्स वाई जेड तीन एक्सिस है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड, इसको कहते हैं ऑरिजिन। तीनों एक्सिस जहां मिलता है उस पॉइंट का नाम क्या होता है? ऑरिजिन। अब किसी पॉइंट का पोजीशन, कोई पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर 5 मीटर चला है, तो एक्स एक्सिस पर तुम बोल रहे हो सर कितना चला? 5 मीटर। यानी समझने वाला समझ जाएगा कि ऑरिजिन से एक्स के लो 5 मीटर गए। तुम बोलोगे सर एक्स एक्सिस पर 5 मीटर है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है। कोई बोल रहा है सर वाई कोऑर्डिनेट उसका 6 है, समझने वाला समझ जाएगा कि वाई एक्सिस पर कितना गया? 6। अब एक्स वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम लिखेंगे तो वाई पर एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 6 और जेड कोऑर्डिनेट कितना? 0। उसी तरह आप यहां भी लिख सकते हो 5 0 0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। यानी समझने वाला समझ जाएगा कि ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स पॉइंट पर कितना चला है? एक्स एक्सिस पर 5 मीटर, वाई एक्सिस पर कितना गया है? 6 मीटर। इसी तरह जेड भी होगा। यानी जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का पोजीशन बताएंगे उस पॉइंट को क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बताएंगे वो रेफरेंस फ्रेम। इस तरह देखिए हम रेस्ट एंड मोशन समझ गए, रेफरेंस पॉइंट समझ गए, रेफरेंस फ्रेम समझ गए। अब कुछ चीज आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसको भी समझना होगा आपको। आगे हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझें। किसको कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा? कुछ लोग समझते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट है बहुत छोटा होगा, कोई जरूरी नहीं है। देखिए अगर आप 5 किलोमीटर चल रहे हो, 5 किलोमीटर तुम चल रहे हो तो टेम्पो का लेंथ हम नहीं लेते हैं, बस का लेंथ नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए बनारस में हम दुर्गा कुंड से कहाँ चल रहे हैं? कैंट चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? दुर्गा कुंड से कैंट चल रहे हैं। सब लोग जानते होंगे दुर्गा कुंड को, दुर्गा जी का मंदिर है, ये दुर्गा कुंड है। और यहाँ से हम कहाँ चल रहे हैं? बनारस कैंट चल रहे हैं, रेलवे स्टेशन। अब ये मान लीजिए कितना डिस्टेंस है? 5 किलोमीटर। कितना है? 5 किलोमीटर है। तो ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो हम चल रहे हैं, अब यहाँ अगर हम देखेंगे कि यहाँ से टेम्पो चल रहा है। कौन चल रहा है? टेम्पो पर हम चल रहे हैं। टेम्पो से हम चल रहे हैं बनारस
यानी दुर्गा कुंड से कहां कहे चले, टेम्पो से बनारस कैंट चले। अब यहां पर टेम्पो का लेंथ नहीं लिया जाएगा। आप देखेंगे आगे आपको हम स्पीड बताएंगे, वेलोसिटी बताएंगे। तो मान लीजिए यहां पर टेम्पो जो है 5 किलोमीटर चला, कितने देर में चला, आधा घंटे में चला। तो हम स्पीड जब निकालेंगे डिस्टेंस अपन टाइम करेंगे, वहां तुम्हारे दिमाग में आएगा अरे सर टेम्पो का तो लेंथ लिए नहीं है, सर टेम्पो का लेंथ नहीं लेंगे, यहाँ टेम्पो को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। मतलब कहने का ये मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहोगे, डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द ऑब्जेक्ट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखो एक रेलवे ट्रेन है, अब ये ट्रेन जो है मान लीजिए कई बोगी है, ये हमारा ट्रेन है, चलिए अब ये ट्रेन जो है चल रही है, ट्रेन जो है, ट्रेन को हम बहुत कायदे से नहीं ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं, देखिए ट्रेन चल रही है। अब ये ट्रेन ये प्लेटफॉर्म पर पहुंची, ये जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पहुंची है। अब यहाँ क्रॉस कर गई, ये ट्रेन जो है यहाँ क्रॉस कर गई है। और ट्रेन का लेंथ कितना है, 500 मीटर है। प्लेटफॉर्म कितना है, तो प्लेटफॉर्म जो है 1.5 किलोमीटर का है, मान लीजिए 1500 मीटर है। अब यहाँ पर इस ट्रेन को जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। ट्रेन को पार करने में कितना समय लगा अगर पूछा जाएगा तो हम प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ लेंगे। ट्रेन का इंजन आया और प्लेटफॉर्म को पार करते हुए गार्ड का बोगी पार कर गया, तो उस स्थिति में चूंकि ट्रेन का जो यहाँ लेंथ है प्लेटफॉर्म की तुलना में नेग्लिजिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। वही कोई लड़का, कोई बच्चा दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म को अगर पार करेगा तो बच्चे का वहां पर थिकनेस नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चाइल्ड जो है वेरी हाई है एज कंपेयर टू द थिकनेस ऑफ द चाइल्ड। तो ये चीज आपको समझना है। यही ट्रेन अगर मान लीजिए दिल्ली से कन्याकुमारी जा रही है, बनारस से कन्याकुमारी जा रही है, तो इस स्थिति में ट्रेन के लेंथ को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। स्पीड निकालते समय बनारस से कन्याकुमारी का डिस्टेंस अपन जितना घंटा लिया है उससे डिवाइड करेंगे, उतना किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ट्रेन के लेंथ को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब कोई लड़का समझ जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, अरे सर तो बहुत छोटा सा है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, हम आपका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। क्या होगा डेफिनेशन, डिस्टेंस, देखिए छोटा छोटा चीज है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, आप इसको समझिए। डिस्टेंस ट्रेवलिंग, डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ट्रेन, बस, टेम्पो, कुछ भी हो सकता है, पर्सन। डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द ऑब्जेक्ट इज वेरी हाई, इज वेरी लार्ज लिख लो, इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दी लेंथ, एज कंपेयर टू दी लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। Distance traveling by the object is very large as compared to the length of the object, then object is said to be point object. Object is said to be point object. मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। देखिए यहां पर कोई टेम्पो है, दुर्गा कुंड से कहां चला, कैंट। अब दुर्गा कुंड से कैंट 5 किलोमीटर है। अगर उसमें हम टेम्पो का लेंथ 3 मीटर 2.5 मीटर ऐड भी कर देंगे और स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 किलोमीटर यानी 5000 मीटर में अगर हम 2 मीटर ऐड भी कर देंगे और डिवाइड करेंगे आवर से तो लगभग वो स्पीड उतना ही आएगा, इसलिए टेम्पो के लेंथ को नेग्लेक्ट कर देंगे। उसी तरह
बनारस से कन्याकुमारी जा रही है ट्रेन, कई हजारों किलोमीटर है, उसमें ट्रेन के लेंथ ऐड करने से भी हमारे स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जाए। तुम बस को पार कर रहे हो, कोई बस है, कोई ट्रेन है, तुम उसको पार कर रहे हो, वहां तुम्हारा थिकनेस नहीं ऐड होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन की लेंथ के तुलना में तुम्हारा जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है। यानी किसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे? डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द ऑब्जेक्ट इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा है, ट्रेन के द्वारा तय किया गया दूरी बहुत अधिक है, एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट की तुलना में, तो वहां पर जो है ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए किसी पोल को पार कर रहा है बस, अब वहां पोल के थिकनेस को नहीं लेंगे, कोई बस है या कोई ट्रॉली है, ये देखिए ये कोई ट्रॉली है, आइए किसी पोल को पार कर रहा है, एक पोल यहाँ है, मान लीजिए बिजली का खंभा है, एक खंभा यहाँ है, ठीक है, ये हमारा पोल है, दूसरा बिजली का पोल यहाँ है, टेम्पो इसको पार कर रहा है। अब पार करने में कितना उसको टाइम लगेगा? ये पार कर रहा है, देखिए वही टेम्पो है, टेम्पो बदल नहीं गया है, बनाने से हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, टेम्पो वही है। अब ये पार कर रहा है, यहां हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, अब वो जो भी डिस्टेंस है इसी को नापेंगे, यहां पोल का लेंथ नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि पोल का लेंथ जो है वो बहुत कम है इस डिस्टेंस की, पोल की जो थिकनेस है, ये जो हमारा पोल है ये लेंथ की तुलना में बहुत कम है, तो ये पोल का हम जो है बिजली का जो पोल है उस पोल का थिकनेस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये काफी कम है। लेकिन यहाँ टेम्पो का लेंथ लेंगे, अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ये पता चला 10 मीटर है, 8 मीटर है, 9 मीटर है, तो वहाँ टेम्पो का भी लेंथ लेना होगा, ये डिस्टेंस प्लस टेम्पो अपना लेंथ चलेगा, वो अपॉन टाइम से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर यही पोल जो है काफी डिस्टेंस पर है, 4 किलोमीटर पर है, यहाँ टेम्पो का लेंथ नेग्लिजिबल हो जाएगा, टेम्पो को पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये आपको याद रखना है कि द डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द ऑब्जेक्ट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक टेम्पो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, बस भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ट्रेन भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, समझना आपको ये चीज। कहीं से भी दिक्कत आएगा आप कमेंट करेंगे, मैं बार बार उसको बताऊंगा, लेकिन जब तक कंसेप्शन क्लियर ना हो आप हमसे जरूर संपर्क में रहिए, कांटेक्ट में रहिए। ये आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, आगे हमको समझना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हम समझ गए हैं, रेस्ट एट मोशन समझ गए हैं, अब देखिए हमको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी ये क्या है इसको समझना है। मोशन के टाइप्स भी होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी उसको हम बताने की कोशिश करेंगे, आगे आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपका तो जो एनसीईआरटी है दैट मस्ट बी क्लियर 100%, आफ्टर देन यू हैव टू डू सेवरल थिंग्स, जिसको आपको हम कराएंगे, बहुत सारी चीजों को आपको कराएंगे, आप बने रहिए, एक एक चीज आपको हम बताएंगे। तो इसके आगे हमको समझने के लिए हमको डिस्टेंस समझना है, डिस्प्लेसमेंट समझना है, स्पीड समझना है, वेलोसिटी समझना है, तो थोड़ा सा स्केलर और वेक्टर को समझना होगा, जिसको आज आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, उसमें क्या अंतर है, उसपे कैसे न्यूमेरिकल होंगे, सब करवाएंगे आपको, आप बने रहिए। आगे देखिए, इसके बाद आपको समझना है थोड़ा सा, इसको पढ़ने के लिए, मोशन को पढ़ने के लिए हमको स्केलर वेक्टर समझना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आप एक लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स की क्वांटिटी, फिजिकल मतलब फिजिक्स के क्वांटिटी। तो देखिए फिजिक्स के क्वांटिटीज होने को तो 3 होते हैं, क्या क्या होते हैं? एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है, आप जब जाओगे 11th में तो एक और पढ़ोगे, भले ही अभी उसको मत पढ़ो, एक टेंसर होता है, टेंशन देता है, तो थोड़ा सा जान लीजिए। ये स्केलर क्वांटिटीज है, सब में आप क्वांटिटीज लगा सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज और टेंसर। तो स्केलर क्या चीज है? स्केलर क्वांटिटीज किसको कहेंगे? क्या होगा स्केलर क्वांटिटीज? ऐसा क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती, दिशा की नहीं पड़ती। दिशा लगाने से मुक्तापूर्ण जो है जवाब हो जाएगा, ऐसे क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। और डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं, दी क्वांटिटीज
which are represented only by their magnitude. Only their magnitude are known as scalar quantity, are known as scalar quantity. ये डेफिनेशन है. The quantities, वे राशियां which are represented by, जिसको व्यक्त करने के लिए only by their magnitude, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, are known as scalar quantities. उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे. आप एग्जांपल देखिए, जैसे हो गया लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, और भी होता है इलेक्ट्रिक करंट भी है. इसको तो थोड़ा सा 11th में जब आप जाओगे तो इसको बहुत कायदे से बताएंगे. इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी, वर्क डन, टार्क, मतलब ये सब बहुत सारी चीजें हैं. वर्क डन, ये सब क्या है, एट एक्स्ट्रा हम कर दे रहे हैं. एनर्जी हो गया, वर्क डन हो गया, एनर्जी, वर्क, एट एक्स्ट्रा. चलिए बहुत सारे हैं, आप समझिए, समझ जाएंगे तब कहीं भी बता देंगे. लेंथ, तुम बोलते हो पापा हमारा लेंथ जो है 2.5 मीटर हो गया है. पापा कभी नहीं पूछेंगे बेटा किस दिशा में तुम्हारा लेंथ 2.5 मीटर है. अरे पूरब में भी नापेंगे तब भी उतना ही आओगे, पश्चिम करके नापेंगे तब भी उतना ही आओगे, उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में नापेंगे, कहीं पर भी नापेंगे तुम्हारा लेंथ उतना ही आएगा. लेंथ ले लीजिए, आप डिस्टेंस भी समझ सकते हो. डिस्टेंस भी सेम चीज है. लेंथ बोलिए या आप डिस्टेंस समझ, एक ही चीज. लेंथ बोलो चाहे डिस्टेंस बोलो. जैसे तुमको हम कहेंगे कि यहाँ से इलाहाबाद कितना दूर है, तो सर यहाँ से इलाहाबाद 125 किलोमीटर, 120 किलोमीटर. आपको केवल वहां पर मैग्नीट्यूड बताना है. अगर तुम बोल दोगे सर यहाँ से इलाहाबाद 125 किलोमीटर वनारस से किधर है, पश्चिम दिशा में है, तो तुम डिस्टेंस में बता करके पोजीशन बता रहे. और पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी होता है. क्यों? क्योंकि वहां डायरेक्शन का काम कर. जैसे किसी से पूछा जाए बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, दैट इज नॉट डिस्टेंस, दैट इज पोजीशन. तुमको बताना पड़ेगा सर पूरब में इतना चलिए, उत्तर में चलिए, फिर दक्षिण में जाइएगा, फिर मुड़ जाइएगा, फिर ऐसा घर मिलेगा, ऐसा गेट मिलेगा, तो वो पोजीशन. डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, स्केलर है, इसके साथ डायरेक्शन आप नहीं लगाएंगे. जैसे तुम्हारा लेंथ कितना है, इस कपड़े का लेंथ कितना है, इस डोरी का लेंथ कितना है. अब डोरी का लेंथ 5 मीटर है, उत्तर में नापे, पश्चिम में नापे, दक्षिण में नापे, 5 मीटर आएगा. लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है. मास, मास बॉडी की प्रॉपर्टी होता है, मसल्स को बताता है. ऑब्जेक्ट के क्या मास है, किसी भी डायरेक्शन में नापोगे उतना ही किलोग्राम आएगा. टाइम हो गया, तुमसे पूछा जाए कितना बजा है, तो सर अभी 9 बजने जा रहा. तुम बोलोगे सर 9 बजने जा रहा है पूरब दिशा में, तेरे घड़ी को उत्तर में करके करोगे तो कुछ अलग आएगा क्या? नहीं. तो ये टेम्परेचर, कितना बॉडी का टेम्परेचर है, किसी भी दिशा में करके नापिए उतना ही आएगा. पानी का टेम्परेचर कितना है उतना ही आएगा. तो यहाँ दिशा लगा देने से कोई लड़का बोल दे सर यहाँ जो है 1 बाल्टी पानी है, इसका टेम्परेचर पूरब में सर आ रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हम पूछेंगे बेटा पश्चिम में करके कुछ और आ रहा है क्या, तो देखो मुक्तापूर्ण आंसर हो जा रहा है. तो ऐसा क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो रही है, वो स्केलर क्वांटिटी है. इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट है, एनर्जी है, वर्क डन है. सर आज हमने बहुत काम किया है. अरे सर इतना जूल लगभग काम कर लिए. कार्य का यूनिट, एनर्जी का यूनिट जूल होता है. इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऐसा थोड़ी होगा कि उसकी एनर्जी पूरब में ज्यादा हो जाएगा, पश्चिम में कम हो जाएगा. उतना ही जूल रहेगा उसकी एनर्जी, उतना ही वर्क डन होगा. तो देखिए ये सारे स्केलर क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है. आप 11th में जाओगे और डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन इतना अभी जानना जरूरी है. कहीं संदेह होगा आप जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे. अब थोड़ा सा हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी पढ़ लिए, वेक्टर को पढ़ लेते हैं. तो देखिए वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है.
vector quantities, the quantities which are represented by the quantities which are represented by magnitude and direction are known as vector quantities. वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए। अब जैसे देखिए आप इसका एग्जांपल, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, पहले डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए था, मोमेंटम हो गया, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। टॉर्क है, इंपल्स है, ये सब मोमेंटम है। इंपल्स भी आप आगे समझेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ रटने की भी कोशिश कीजिएगा, टेक्स्ट हम कर दे रहे हैं। ये वेक्टर देखो, फोर्स आपको सबसे पहले ये समझना है, फोर्स क्या चीज है? वेक्टर है। हमको किसी चीज को उठाना है तो ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, किसी को आगे बढ़ाना है खींचना पड़ेगा, पीछे करना है ढकेलना पड़ेगा, तो एक निश्चित डायरेक्शन चाहिए। तो वेक्टर क्वांटिटीज है। हम बोलेंगे, तुमको हम कह देंगे कि देखो इसको पूरब की ओर ले आओ, 100 न्यूटन का फोर्स लगा दो, ये खींचा जाएगा। तो पूरब की ओर ले आओ तो तुम पूरब दिशा में उसमें 100 न्यूटन लगाओगे, पता चला पश्चिम में लगा दिए तो और कुछ पीछे भाग गया हमसे। किसी को मारना है, टीचर को अगर पीटना है तो उसके जो है हाथ का डायरेक्शन बच्चे की तरफ होना चाहिए। डायरेक्शन का पता नहीं रहेगा, मार देगा, अपने ऊपर ही लग जाएगा, तो तुम लोग बोलोगे सर तो पगला गए। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, जैसे मान लो एक्स और वाई एक्सिस ले रहे हैं, ये ऑरिजिन होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स का नेगेटिव हो गया, ये वाई का नेगेटिव हो गया। अब इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट है, तुम यहां से चल रहे हो, यहां आए +5 पर आए तो तुम्हारा 5 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। फिर तुम आ गए 5 मीटर, अगर इस डायरेक्शन में गए, फिर तुम इधर आ गए 5 मीटर, 0 हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस 5 + 5 है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तुम 8 मीटर आ गए, -30 पर तुम पहुंच गए, इधर एक्स नेगेटिव है, इधर आ गए, इसको -30 मत लिखिए, यानी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, आप समझे तो केवल इसको -3 लिख दीजिए, आपको समझ में आएगा। कितना आ गए? -3 पर आ गए, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट -3 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का एक निश्चित डायरेक्शन होगा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आगे आपको बताएंगे डेफिनेशन। तो वेलोसिटी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। अब इतना याद रखिएगा, फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मोमेंटम का आपको आगे डेफिनेशन दिखाएंगे, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास स्केलर है, वो मैग्नीट्यूड को बताएगा वहां पर, लेकिन वेलोसिटी तो वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्शन आपको हम देंगे, मोमेंटम कब आएगा, कैसे होगा, क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है, आगे सब समझेंगे। अभी आप इतना समझिए। उसी तरह इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम होता है। बैट से बॉल का टकराना, बॉल का वॉल से टकराना, सारा इंपल्स है, उसका एक निश्चित डायरेक्शन होगा। बॉल आ रहा है, बैट्समैन एक निश्चित डायरेक्शन में जब मारेगा तभी तो बॉल को हिट करेगा, तो वहां इंपल्स की घटना होती है, बॉल का बैट से टकराना, बॉल का वॉल से टकराना। तो इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारे क्वांटिटी वेक्टर है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आप इसको याद रखिएगा कि वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। इसके द्वारा, एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट होता है।
ये हमारा एरो है। अब क्यों एरो लगाते हैं? देखिए लेंथ ऑफ द एरो जो है वो किसको बताता है? एरो के दो पार्ट हुआ, एक ये आया और एक ये आया, ये दो पार्ट एरो का हुआ, हमने तोड़ दिया। ये बताता है मैग्नीट्यूड। ये किसको बताता है? ये बताएगा मैग्नीट्यूड को। और ये किसको बताएगा? ये बताएगा डायरेक्शन। यानी वेक्टर क्वांटिटीज हैविंग टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसलिए जब हम लिखते हैं कि फोर्स जो है कितना है तो 5 न्यूटन है, फोर्स का यूनिट देखो बेटा न्यूटन होता है, लेकिन हमको डायरेक्शन लिखना पड़ेगा कि फोर्स 5 न्यूटन किधर लगा, तो 5 न्यूटन इन नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट, ये लिखना पड़ेगा। अगर तुम केवल लिख रहे हो कि F इज इक्वल टू 5 न्यूटन तो ये केवल तुम उसके मैग्नीट्यूड को बता रहे हो। इसीलिए तुम देखोगे जहां फोर्स रहता है उसके ऊपर ये एरो रहता है। एरो का मतलब कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटीज है, तुमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा कि फोर्स किधर लगा, पूरब में लगा, पश्चिम में लगा, ऊपर लगा, नीचे लगा। धीरे धीरे आप सब समझेंगे। अभी ये समझिए कि वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर मैग्नीट्यूड यानी एक एरो होता है। एरो क्या बताता है? एरो को दो पार्ट में, लेंथ बताता है कि वेक्टर क्वांटिटीज है उसके मैग्नीट्यूड है, और एरो का जो हेड है, हेड ऑफ द एरो क्या बताता है? डायरेक्शन। ये आप याद रखिएगा। यानी लेंथ किसको बता रहा है? लेंथ बता रहा है मैग्नीट्यूड को, और हेड बता रहा है डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। अब देखिए टेंसर हम लोग आगे जाएंगे, समझेंगे। दी क्वांटिटीज विच आर नॉट वेक्टर नॉर स्केलर, ना वेक्टर है न स्केलर है, वो क्या चीज है? टेंसर। न वेक्टर है न स्केलर है, उसको हम लोग टेंसर कहते हैं। आपका 9th में तो ये नहीं है, 11th में भी कई जगह लोग नहीं बताते हैं, आपको हम बता दे रहे हैं टेंसर क्वांटिटीज। आप डेफिनेशन रट लीजिए, आगे आपको काम देगा। टेंसर क्वांटिटीज, टेंसर क्वांटिटीज बेटा किसको कहेंगे? तो दी क्वांटिटीज which are not scalar, which are not scalar nor vector, न तो स्केलर है न वेक्टर है, आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज, आर कॉल्ड से टेंसर क्वांटिटीज और टेंसर क्वांटिटीज। TQ मतलब टेंसर, यानी दी क्वांटिटीज विच आर नॉट स्केलर एंड नॉट वेक्टर, न तो स्केलर है न वेक्टर है, वो टेंसर है। आगे आपको समझ में आएगा, अभी उसको हम समझाएंगे। तुम लोग कहोगे सर मेरे माथे के ऊपर से जा रहा है, आप इंतजार कीजिए 11 तक। अभी इतना अगर जान लेंगे तो आपके लिए बहुत है। इसमें आता है क्या चीज? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके एग्जाम्पल क्या है? मोमेंट ऑफ, अभी रट लीजिए आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा? इतना समझ लो, लीनियर मोशन में जो हम लोग का मास है, वही जब एंगुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, किसी एंगल पे मोशन होता है, उसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जो तुम लोग देखोगे रॉड का निकालेंगे, डिस्क का निकालेंगे, आगे 11th में आप पढ़ोगे, वो चेंज करता चला जाता है। मास चेंज हो रहा है एंगुलर मोशन में, तो मास का चेंज होना दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, उसी को हम लोग लिखते हैं। अब आगे मैं बताना नहीं चाह रहा हूं, तुम लोग कहोगे कि सर ऐसा बता दिए कि माथे के ऊपर से जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी डेफिनेशन रटे रहिए। दी क्वांटिटी व्हिच आर नॉट स्केलर नॉर वेक्टर, उसको क्या कहेंगे? ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, यानी वो टेंसर है। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो टेंसर क्वांटिटीज है। एक आध और भी है जिसको फिजिक्स में भी नहीं डाला गया है, अभी आप इतना समझिए, इतना बहुत है। अब आगे देखिए, आपको हम वेक्टर क्वांटिटीज बता दिए, स्केलर बता दिए, थोड़ा सा आपको हम बताएंगे वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे ऐड किया जाए। यानी आप इतना याद रखिए कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। अभी हम फार्मूला निकालने को नहीं चलेंगे, कैसे ऐड करेंगे, बस इसके बाद आपको जो है मोशन का टॉपिक शुरू हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। जैसे देखो दो वेक्टर हैं, मान लो ये वेक्टर ए है हमारा, ये हमारा वेक्टर बी है। अब कोई पेटी है, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं और वो थीटा एंगल पर लग रहा है। कितने एंगल पर लग रहा है? थीटा, डायरेक्शन होगा। किसी पेटी पर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितने एंगल पर लग रहा है? थीटा पर। हम कहेंगे बेटा रिजल्टेंट क्या होगा?
तो तुम नहीं बता सकते हो, तुम रिजल्टेंट नहीं बता पाओगे क्या होगा। ये रिजल्टेंट हो गया आर। अब आर इसलिए लिख रहे हैं कि ये वेलोसिटी भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, वेक्टर ए भी, मोमेंटम भी हो सकता है। यानी दो वेक्टर ए और बी हैं जो एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं, तो उसका रिजल्टेंट तो कहीं इसी के बीच में होगा। एक ओपी फोर्स है, एक ओक्यू है, इसका रिजल्टेंट ओएस है। तो आप ये समझिए रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये 11th में आप पढ़ेंगे, लेकिन ये आप तय समझिए। कोई तुमसे पूछे कि 3 न्यूटन 5 न्यूटन है, 120 के एंगल पर लग रहे रिजल्टेंट कितना हो, तुम नहीं बता सकते 8 न्यूटन होगा। तुम मैक्सिमम कह सकते हो, मिनिमम कह सकते हो, उसका रिजल्टेंट नहीं बता पाओगे। तुम कहोगे सर बताइए एलोंग लगा है तो 3 न्यूटन 5 न्यूटन 8 न्यूटन होगा, अपोजिट लगा है 3 न्यूटन से किसी ऑब्जेक्ट को ढकेल दिया जाए इधर और 5 न्यूटन से इधर, तो 2 न्यूटन से इधर आएगा। तो किस पर डिपेंड कर, डायरेक्शन पर। तो दो वेक्टरों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं, उतना हमको जानना जरूरी नहीं है। लेकिन स्केलर का जैसे बोल दोगे ना कि 3 मीटर प्लस 5 मीटर 8 मीटर होगा, 3 सेकेंड प्लस 9 सेकेंड 12 सेकेंड होगा। लेकिन तुम 3 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन नहीं बता पाओगे कितना होगा, वो 11 न्यूटन होगा कि क्या होगा। तो तुम कहोगे सर उसका डायरेक्शन बताइए। तो दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल थीटा है, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड परिमाण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के फार्मूला से निकालेंगे। इसको आगे हम आपको बता करके तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, इस पे आपको न्यूमेरिकल बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इंट्रोडक्शन क्लास था, इतना आप तैयार कीजिए, आगे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।